तो एक बार रिकॉल कर लिए जाए, अब फिर उसके बाद बेसिसिटी की शुरुआत किया जाए, ठीक है ना। मैंने आपको एसिडिटी के पहले तो डेफिनेशन बताए थे, 3 तरह के, आर्हेनियस, लेविस और ब्रॉन्स्टेड। तो आर्हेनियस में तो सब जानते हो, जो वाटर में हाइड्रोनियम आयन बनाएं या H+ डोनेट करें वो एसिड है, और बेस मतलब जो OH- डोनेट करें, और लेविस मतलब L फॉर लेविस, L फॉर लोन पेयर। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे वो लेविस एसिड होंगे, तो दोनों में La आएगा, ला 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 ला। लोन पेयर एक्सेप्टर इज अ लेविस एसिड, और लोन पेयर डोनर जो होगा वो लेविस बेस होगा, ठीक है। और लुईस वालों के खुद के H+ OH- नहीं होते हैं। जैसे मान लो बोरिक एसिड है, B पे 3 OH, ठीक है ना, याद है ना सबको स्ट्रक्चर, B पे 3 OH हो वही H3BO3 होता है बोरिक एसिड। तो इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, तो ये वाटर में एक्वस मीडियम में जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल से क्या एक्सेप्ट करेगा, OH-, और OH- एक्सेप्ट करके और क्या फ्री करेगा बोलो, H+ फ्री करेगा, और फिर वो बिहेव करेगा लाइक मोनोबेसिक एसिड। वैसे अगर मैं RNH2 या अमोनिया की बात करूं, तो ये जब वाटर में जाएंगे एक्वस मीडियम में, तो वाटर मॉलिक्यूल से H+ ले लेंगे, और H+ लेके क्या फ्री करेंगे बोलो, OH- फ्री कर देंगे, और फिर वो बिहेव करेंगे कि मैं तो बेस हूँ, बस उन्होंने OH- डोनेट किया है, ऐसा बोलो, ठीक है ना, मोनो एसिडिक बेस बोलो। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि मैंने तुलना करने के लिए ब्रॉन्स्टेड में तो टोटल बताया था प्रो। ब्रॉन्स्टेड इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट, जो H+ ब्रो प्रो, BRO ब्रॉन्स्टेड और PRO प्रो। ब्रॉन्स्टेड टोटली बेस्ड ऑन प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट, मतलब H+ डोनर एसिड है, H+ एक्सेप्टर क्या है बोलो, बेस है, बस ऐसा। अब एसिडिटी कंपेयर करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, कितनी आसानी से हाइड्रोजन H+ की तरह निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अम्लीयता, समानुपाती, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व। ये तो सबको याद हो गया है ना बोलो, यस या नो, यस। संयुग्मी क्षार जितना अधिक स्थायी होगा, माध्यम में स्वतंत्र H+ की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी, और स्वतंत्र H+ ही अम्लीयता के लिए क्या होते हैं बोलो, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जैसे फिनॉल और कार्बोक्सिलिक, बोलो भाई कौन, सब लोग बोल देंगे फिनॉल कार्बोक्सिलिक में ज़्यादा कौन है, कार्बोक्सिलिक, क्योंकि कार्बोक्सिलेट प्रभावी अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कौन से कारक अम्लीयता को प्रभावित करेंगे। तो पहला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक कौन कौन से हैं, सारे लोग बोलेंगे मेरे साथ, -R, -Hc, -I, P D। बोल दिया कि नहीं, अब 4 हो गए ना। ये अम्लीयता को बढ़ाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को एक तो H+ की तरह आसानी से निकलने में मदद करेंगे, तो दूसरी बात होगी कि वो संयुग्मी क्षार को भी स्थायी बनाएंगे। अब -R, -Hc किस स्थिति पे हो तो अम्लीयता में ज़्यादा वृद्धि होगी, ऑर्थो और पैरा पे। मेटा से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाए, मेटा से अनुनाद लागू होता ही नहीं है। फिर उसके बाद बताया था मैंने कि अगर हम +R दान करने वाले समूह लगाए, दान करने वाले मतलब +R, Hc, +I, P, दान करने वाले अम्लीयता को घटाते हैं, बोलो ठीक है जी। तो हाँ, तो दान करने वाले ये +R, Hc वाले किन स्थितियों पे हो तो अम्लीयता ज़्यादा कम हो जाएगी, हाँ, ऑर्थो पैरा पे, मतलब कम करना हो या बढ़ाना हो, दोनों चीज़ें अनुनाद अतिसंगमन से कहाँ से होंगी, ऑर्थो पैरा से ही होंगी, मेटा से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, यदि अनुनाद वाले कारक ऑर्थो पैरा से समान हो जाएं, मतलब समतलीयता और नष्ट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध से तुलना कर सकते हैं। और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध भी नहीं संभव है, ऐसी स्थिति में फिर प्रेरणिक प्रभाव से तुलना करेंगे। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध अम्लीयता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो पहले तो हाइड्रोजन बंध किसके किसके बीच होता है, फोन और फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बीच। और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध की बात करें तो उसमें चिलेट का निर्माण होता है।
चिलेट बनना मीन्स वलय बनना, वलय बनना मीन्स पृष्ठ क्षेत्रफल का कम होना, पृष्ठ क्षेत्रफल का कम होना मतलब पृष्ठीय ऊर्जा का कम होना, और इससे मॉलिक्यूल स्थायी हो जाता है। अब मैंने इसमें बताया था कि अंत अणुक हाइड्रोजन बंध अम्लीयता बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। केस 1, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंत अणुक हाइड्रोजन बंध है, जिससे कि H+ का हाइड्रोजन का H+ की तरह निकलना मुश्किल हो जाएगा। बोलो ठीक है भाई, सब लोग बोलो हाँ। हाँ, अब दूसरा केस मैंने बताया था, अगर संयुग्मी क्षार अंत अणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा स्थायी हो जाए तो अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। जैसे सैलिसिलिक अम्ल की अम्लीयता पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल से अधिक होती है। अब सैलिसिलिक अम्ल की संरचना सब लोग बताएं। बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक हो और ऑर्थो पे OH हो तो उसी को सैलिसिलिक बोलते हैं। बोलो ठीक है ना। तो इसमें H+ निकालने के बाद जो सैलिसिलेट बनेगा वो अंत अणुक हाइड्रोजन बंध से स्थायी हो जाएगा, इसलिए अम्लीयता क्या होगी बोलो, बढ़ जाएगी। अगर दिए हुए अम्लों के कई आयनन नियतांक हों तो अम्लीयता की तुलना प्रथम आयनन नियतांक के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें मैलेक और फ्यूमेरिक, सब लोग बोलेंगे। मैलेक मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अपने पास बनाते रहना, जैसे मैं इस बेस में बना रहा हूं, नहीं तो मुक्का मारूंगा। C डबल बॉन्ड C, COH एक तरफ हो और HH एक तरफ हो, तो इसे कहते हैं मैलेक अम्ल। और फ्यूमेरिक मतलब C डबल बॉन्ड C और दोनों कहाँ पे हों, दोनों कहाँ पे हो, कार्बोक्सिलिक एक दूसरे के विपरीत हों, तो इसे हम फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। संरचना सबके दिमाग में आ गया कि नहीं, बोलो पहले। हाँ, तो मैलेक और फ्यूमेरिक में किसकी अम्लीयता ज्यादा होती है? मैलेक अम्ल की ज्यादा होती है, ठीक है। प्रथम आयनन नियतांक मैलेक का ज्यादा होता है और द्वितीय आयनन नियतांक तो फ्यूमेरिक का ज्यादा होता है। चलो जी ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ फैक्ट। दिए हुए आवर्त में अम्लीयता समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत दृढ़ता, यह नियम वहां भी लागू होगा जहां परमाणु समान तथा संकरण भिन्न भिन्न हो। बोलिए सही है ये बात, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। तो जैसे मैं राहुल से पूछूंगा, नहीं महिपाल से पूछूंगा, महिपाल बोलो एसिटिलीन और H2O में कौन ज्यादा अम्लीय होगा? एसिटिलीन और H2O, एसिटिलीन और H2O। म्यूट कर लो बेटा थोड़ा, कोई भी, राहुल म्यूट करो। हाँ बोलो। H2O, लेकिन एसिटिलीन और अमोनिया में जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि sp कार्बन की विद्युत दृढ़ता sp3 नाइट्रोजन से अधिक होती है, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था दिए हुए समूह में अम्लीयता समानुपाती बंध की लंबाई, पाजी दसो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में कमी होती है, क्योंकि +I प्रभाव में वृद्धि होती है। बोलो हाँ। हाँ सब लोग बोलो भाई, सब लोग समझ रहे हो। तो जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो बोलो सरिता बोलो इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? मेथेनॉल की तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, मेथेनॉल। हाँ, क्योंकि कार्बन बढ़ेगा तो अम्लीयता घटेगी, बस इतना जान लो। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ओम्स गा मतलब एक कार्बोक्सिलिक दो कार्बोक्सिलिक वाला ज्यादा होगा। अब इसमें ओम्स गा मैंने बताया था कि एक संरचना याद रखना है, O फॉर ऑक्सैलिक होता है, COH सिंगल बॉन्ड COH। अब बीच में एक CH2 जोड़ते जाओ तो अगला बन जाएगा मैलोनिक, CH2 COH COH, एक और CH2 तो क्या बन जाएगा? बोलो सक्सेनिक, फिर ग्लूटेरिक, फिर एडिपिक। हाँ एडिपिक, ग्लूटेनिक नहीं ग्लूटेरिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था आपको कि पिक्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल कौन ज्यादा अम्लीय होगा? हाँ पिक्रिक अम्ल, सारे लोग बोलो क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बोलो क्या होता है?
बोलो ना, मुक्का मारूंगा मैं। 2,4,6, हाँ ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। भले ही फिनॉल और कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक ज़्यादा होता है, लेकिन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा तो वो बेंजोइक से भी ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। अब मैंने एक बताया था, बेंजोइक के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह जोड़ दिया जाए, चाहे दान करने वाला हो चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, अम्लीयता में हमेशा वृद्धि होती है, इसे ऑर्थो प्रभाव कहा जाता है। बोलिए हाँ। हाँ, क्योंकि जो ऑर्थो समूह पे परमाणु समूह जो ऑर्थो स्थिति पे समूह परमाणु को जोड़ा जाएगा, वो समतलिता को नष्ट करके कार्बोक्सिलेट और एरोमेटिक क्लाउड के बीच के क्रियान्वयन को घटा देगा। और वो क्रियान्वयन कैसा था? वो क्रियान्वयन कार्बोक्सिलेट को अस्थायी बनाने वाला था, उसको परेशान करने वाला था। ये जो परेशानी थी, वो समूह जो ऑर्थो पे जुड़ेंगे वो समतलिता नष्ट करके ये परेशानी दूर कर देंगे, इसलिए अम्लीयता क्या होगी बोलो? बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे ऑर्थो प्रभाव बढ़ेगा अम्लीयता में वृद्धि होगी। बोलो ठीक है भाई? ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक, कौन ज्यादा अम्लीय होता है? एरोमेटिक, मतलब बेंजोइक और एसिटिक में बेंजोइक ज्यादा अम्लीय। उसके बाद एल्कोहल और पानी में कौन ज्यादा अम्लीय होता है? वाटर, क्योंकि एल्कोहल में R का प्लस आई है, लेकिन एक को छोड़कर मेथेनॉल, मेथेनॉल ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद मेथेनॉल को कार्बिनॉल भी कहते हैं, मेथेनॉल को कार्बिनॉल भी कहते हैं, CH3OH, इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं, ध्यान रहे, मेथेनॉल को कार्बिनॉल भी कहते हैं। अब उसके बाद मैंने बोल दिया था आपको, और एक चीज और लगे हाथ में लिख दूं, या रिवीजन करते समय जो चीज कई बार याद आ जाए तो एक बार बता दे तो सही रहेगा। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोनिक नहीं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट मैंने टर्म जो बताया था, सक्रिय मिथाइलिन समूह, बीच में CH2 हो और दोनों तरफ -R वाले ग्रुप हों, NO2 NO2, CN 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 CO CO NO2, या P+R3 या सल्फर पे प्लस हो, ये सभी सक्रिय मिथाइलिन समूह कहलाते हैं, ठीक है जी। जैसे एसिटाइल एसीटोन का फार्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। चलो एसिटाइल एसीटोन का फार्मूला सब लोग इस बेस में बताओ, चलो बताओ सब लोग। बीच में CH2 और दोनों तरफ क्या रहेगा बोलो जल्दी से? दोनों तरफ COCH3, बस। अरे बहुत आसान है, बीच में CH2 आईने की तरह रहेगा और एक तरफ COCH2 करोगे, और CH2 आईना है तो इधर भी क्या दिखेगा? COCH3 दिखेगा तुम्हें ना। बोलो सारे बोलो, फार्मूला ने मुक्का मारूंगा मैं, बता दे रहा हूं, बोलो जल्दी से। महेंद्र, हाँ तो सरिता बोलो तुम भी। स्ट्रक्चर बोलो एसिटाइल एसीटोन का। अरे बीच में CH2 है और दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O CH3 है, बस खत्म बात। अरे दुष्टू हूँ मैं, तुम लोग इतना से नहीं याद, ये तो छोटे बच्चे भी याद कर लेंगे दुष्ट, तुम छोटे बच्चे हो क्या तुम लोग? ये देखना, हाँ CH3CO है और बाकी बीच में CH2 है, बस खत्म बात। अब इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, वो नोट कर लेना तुम, मैंने लिखवाया था। इसे हम कहते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। अगर आपको एसिटाइल एसीटोन का फार्मूला याद रहेगा तो इसका भी याद रहेगा। पूछो कैसे? तो आपने CH3 को हटा के O(C2H5) लगा दिया है, इसे इथाइल एसीटो एसीटेट कहते हैं, या फिर कहते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर। कई बार ये नाम से ही आता है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, एसीटो एसिटिक एस्टर, या फिर ये जनरलाइज्ड रूप से होता है बीटा कीटो एस्टर। क्या बोलते हैं इसे? बीटा कीटो एस्टर। ये नोट कीजिए, इसमें भी सक्रिय मिथाइलिन समूह है। हाँ पाजी, राहुल
सेम हो, मैं तभी तो तुम्हें तुरंत आते ही क्या बोला हूं, बीच में CS2 CO CO CN CO NO2 CO, जब NO2 CO बोल रहा हूं तो सेम सेम है। हाँ तो फिर यही तो मैं बोल रहा हूं, सेम हो कोई जरूरी थोड़ा ना है। चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था कि ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके CS2 से H+ निकालने के बाद एरोमेटिक संयुग्मी क्षार बन जाए, वो CS2 भी सक्रिय मिथाइलिन समूह कहलाते हैं। तत्पश्चात मैंने आपको कार्बन अम्ल बताया था। कार्बन अम्ल मीन्स जिसमें सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा हो, जैसे शीर्ष एल्काइन। शीर्ष एल्काइन का मतलब बताओ राहुल, जिसमें sp कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, sp कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, ये समझ लेना। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन मतलब RCH2NO2। द्वितीयक नाइट्रो एल्केन मतलब मतलब हो जाएगा आपका I, और यहां पे क्या होगा NO2। ये प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन दोनों ही कार्बन अम्ल के उदाहरण हैं, लेकिन तृतीयक नाइट्रो एल्केन नहीं है, क्योंकि तृतीयक नाइट्रो एल्केन के पास कोई अम्लीय हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इन पे है अल्फा हाइड्रोजन। बोलो भाई, किसी को डाउट है दोस्त को? क्या बताऊं, कल बताया तो था, ये तो रिवाइज करा रहा हूं। अरे भाई यहां से H+ निकालोगे तो कॉन्जुगेशन होगा, इसमें कोई हाइड्रोजन है क्या? अगर इधर वाला हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या इसके साथ अनुनाद कर पाएगा क्या? अगर मान लो R को मैं CS3 लिख दूं, तो यहाँ पे अगर मैं H+ निकालूं तो क्या ये नेगेटिव इसके साथ कॉन्जू खेलेगा? तो फिर दोस्त ये हो गया। उसके बाद एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अकार्बनिक अम्ल या उसे आप खनिज अम्ल भी कह सकते हैं, इनकी अम्लीयता किससे अधिक होती है? कार्बनिक अम्लों से बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है मैंने अम्लीयता में इतना बता दिया था। अब बच्चों नेक्स्ट जो बारी आएगी वो है क्षारीयता की तुलना करना। तो लिखिए, आओ क्षारीयता की तुलना करना सीखें। बेसिसिटी, आओ क्षारीयता की तुलना करना सीखें, हेडिंग डालें। आओ क्षारीयता की तुलना करना सीखें। लिख दिया? बच्चों बोलो तब ना। हाँ, आओ क्षारीयता। तो क्यों ना पहले क्षारीयता के बारे में बोला जाए कि क्षारीयता होती क्या है। तो लिखो, किसी भी उदासीन अथवा ऋणावेशित, किसी भी उदासीन अथवा ऋणावेशित, किसी भी उदासीन अथवा ऋणावेशित अणुओं की वह क्षमता, या यौगिकों की लिख देना, किसी भी क्या बोला, ऋणावेशित अथवा उदासीन प्रजातियों की वह क्षमता, किसी भी ऋणावेशित अथवा उदासीन प्रजातियों की वह क्षमता जिससे कि वह अपने युग्म इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऋणावेशित अथवा उदासीन प्रजातियों की वह क्षमता जिससे कि वह अपने युग्म इलेक्ट्रॉन को H+ के साथ साझित करते हैं, जिससे कि, अरे भाई मेरे थोड़ा ध्यान से सुना करो भाई, किसी भी ऋणावेशित अथवा उदासीन प्रजातियों की वह क्षमता, इतना तक लिख लिया? हाँ, जिससे कि वह, या जिससे कि वह नहीं, वे, जिससे कि वे अपने युग्म इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि वे अपने युग्म इलेक्ट्रॉन को H+ के साथ साझित करते हैं, जिससे कि वे अपने युग्म इलेक्ट्रॉन को
H प्लस के साथ साझित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? हेलो हेलो, क्षारीयता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बोलो? क्षारीयता कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँगा कि समुद्र सिंह की क्षारीयता मुझसे अधिक है, इसका अर्थ ये हुआ कि समुद्र सिंह की इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता प्रोटॉन को ज़्यादा है अपेक्षाकृत मेरे। मैं जल्दी दान नहीं कर सकता H प्लस को लोन पेयर, समुद्र सिंह जल्दी से दान कर सकता है, ये कहने का मतलब। अब इसकी तुलना कैसे करेंगे? तो लिखिए, क्षारीयता की तुलना करने के लिए क्षारीयता की तुलना करने के लिए निम्न दो बातों का ध्यान रखते हैं। क्षारीयता की तुलना करने के लिए निम्न दो बातों का ध्यान रखते हैं। तो पहली बात लिखिए, दिए हुए यौगिक ऑब्लिक समूह, दिए हुए यौगिक ऑब्लिक समूह से युग्म इलेक्ट्रॉन, दिए हुए यौगिक ऑब्लिक समूह से युग्म इलेक्ट्रॉन, दिए हुए यौगिक ऑब्लिक समूह से युग्म इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से H प्लस को उपलब्ध हो जाएगा? दिए हुए समूह और क्या लिखा बोलो? हाँ, दिए हुए समूह, दिए हुए यौगिक ऑब्लिक समूह से युग्म इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से H प्लस को उपलब्ध हो जाएगा? लिख दिया? अर्थात क्षारीयता समानुपाती युग्म इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता, अर्थात क्षारीयता समानुपाती युग्म इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता क्षारीयता समानुपाती, बोलो भाई, हितेश नहीं लिख पाए क्या? क्षारीयता समानुपाती युग्म इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता, सबने लिख दिया दोस्तों? अब बेटा मुझे बताओ, ये बात सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? राहुल, महिपाल, विक्रम, महेंद्र, नहीं याद आ रहा है अनुनाद में दोस्त? तो अभी मैं सुनाता हूं, सुनो तुम। यदि युग्म इलेक्ट्रॉन, ना 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 बोलने दो भाई। यदि युग्म इलेक्ट्रॉन अथवा ऋणावेश अनुनाद में सम्मिलित नहीं है तो वह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु यदि अनुनाद में सम्मिलित है तो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। बोलो हाँ। अनुनाद में बताया था मैंने ये बात, ऐसी क्या बात बताया था। और एक चीज और सुन लो, यानी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होने के लिए 3-4 बातें हैं। अब तुम मेरी बात समझ लेना, फिर कहोगे तो पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा, नहीं तो सुन लो, फिर हम तुलना करते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुनाद में सम्मिलित हो और स्थिर हो, कब आसानी से उपलब्ध होगा? जवाब देते जाना। सब बोलो भाई, सारे बोलने चाहिए एकदम। स्थिर हो। महिपाल तुम भी बोलो, हाँ ठीक है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन अथवा ऋणावेश प्रभावी अनुनाद में सम्मिलित हों। इलेक्ट्रॉन अथवा ऋणावेश प्रभावी अनुनाद में सम्मिलित हों और साधारण अनुनाद में सम्मिलित हों, कब वो आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे? साधारण अनुनाद। क्या बात है। एक तीसरी बात, लोन पेयर अथवा ऋणावेश साधारण अनुनाद में सम्मिलित हों और एरोमेटिकता में सम्मिलित हों, कब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे?
हाँ देखा। तो अब सभी का एक एक करके उदाहरण मैं बता रहा हूँ, देखना। हेलो 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 हेलो, देखना। हे बच्चों, पहली बात तो ये करते हैं कि पहली बात तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि अनुनाद में सम्मिलित है और नहीं है। ये है पायरिडीन, सब जानते हो आप लोग, पायरिडीन, बेंजीन के पैरों में नाइट्रोजन। और ये है पायरॉल। हितेश, तो मुझे बताओ इसमें किसमें लोन पेयर अनुनाद में सम्मिलित है? कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही जवाब देगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, छा गए भाई, छा गए। अब ये है, और याद है पाई बंदी परमाणुओं पर उपस्थित युग्मी इलेक्ट्रॉन। ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो अब इसमें बोलो, तुम मुझे बताओ, अब मैं पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा क्षारीय है? बोलो भाई, सरिता बोलो, कौन ज्यादा क्षारीय होगा, पहला कि दूजा? हाँ, फर्स्ट वाला ज्यादा हो जाएगा ना। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, आप अनुनाद जानेंगे तो आ जाएगा ये भी। अब मैं बोलूं कि चलो अनुनाद एक में स्थिर है, एक में ऐसा हो गया, चलो ठीक है। अब मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं, देखना। एक मैंने लिखा एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन पे NH2 जोड़ा जाए, ये है एनिलीन, चलो ठीक है जी। और एक मैंने लिखा पायरॉल, चलो ठीक है जी। अब बेटा मुझे बताओ, दोनों में अनुनाद हो रहा है कि नहीं, बताओ मुझे। हितेश बोलो भाई, दोनों में अनुनाद है कि नहीं? सरिता तुम भी बोलो, चुप नहीं रहना है, एकदम पार्टिसिपेट करना है, डू पार्टिसिपेट, कोई भी बट्टा में नहीं रहेगा। इसमें भी अनुनाद, इसमें भी अनुनाद। अब मुझे बताओ विक्रम कि किसमें लोन पेयर एरोमेटिकता के लिए उत्तरदायी है? हाँ, इसमें मैं लोन पेयर हटा भी दूं तो क्या इसका एरोमेटिकता खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, एरोमेटिकता बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये लोन पेयर हटा दूं तो बोलो ये एरोमेटिक रह जाएगा क्या? इसका मतलब ये लोन पेयर एरोमेटिकता में सम्मिलित है। लोन पेयर एरोमेटिकता में सम्मिलित हो जाए, ऋणावेश एरोमेटिकता में सम्मिलित हो जाए, तो वलय धारा के रूप में, वलय धारा, करंट 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 के रूप में बहने लगेगा, और धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएगा, तो ढूंढते रह जाओगे इलेक्ट्रॉन को, मिलेगा नहीं जल्दी। तो फिर बोलो कौन ज्यादा क्षारीय हुआ, पहला कि दूजा? हाँ देखा। अब मैं एक बात और बोल रहा हूं, मैंने लिखा कार्बोक्सिलेट और एक लिखा मैंने फिनॉक्साइड। हे दुष्टूज, फिनॉक्साइड और कार्बोक्सिलेट दोनों में अनुनाद संभव है। तो बच्चों इसमें बताओ किसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा प्रभावी अनुनाद में सम्मिलित है? लोन पेयर ऋणावेश जितने प्रभावी ढंग से अनुनाद में सम्मिलित होगा, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। तो बोलो कार्बोक्सिलेट और फिनॉक्साइड में ज्यादा क्षारीयता किसकी हो गई? फिनॉक्साइड की कि कार्बोक्सिलेट की? तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि लोन पेयर अथवा ऋणावेश के अनुनाद में भाग लेने की प्रभाविता बढ़ने के साथ साथ क्षारीयता कम होती जाती है? बोलो ना। हाँ, ऐसा स्टार बना बना लिखो, तो 2-3 स्टार बनाओ। ये पहले पॉइंट जो है ना, पहला पॉइंट लिखा था, उसी में 2-3 स्टार बनाते जाओ, स्टार स्टार स्टार, 3 स्टार बनाओगे बस। बोल रहा हूं, लिखो। यदि लोन पेयर अथवा ऋणावेश स्थिर है तो क्षारीयता अधिक होगी। यदि लोन पेयर अथवा ऋणावेश स्थिर है तो क्षारीयता अधिक होगी। ये पहला उदाहरण इसके नीचे लिख दीजिए, जो मैं ऐसा डब्बा बना रहा हूं, ये वाला उदाहरण लिखिए, ये, हाँ ये वाला, ये जो आपने लिखा है स्टार, उसके नीचे ये वाला उदाहरण, स्थिर अनुनाद में। अच्छा टीएस आप लोगों ने एक भी सॉल्व किया क्या बेटा, बताओ ना, तो 1 पेज 2 पेज कुछ भी, मतलब। विक्रम, विक्रम, सरिता, समुद्र सिंह, सलोनी, राहुल,
अरे नहीं, टीएस सॉल्व किया था कि नहीं, थोड़ा सा बताओ। हाँ, आप फिर आगे अनुनाद में भी बढ़ जाना बेटा, अनुनाद, अतिसंगमन, बंद लंबाई और ये सब बढ़ जाना, अभिकर्मक, ये तो पता चल जाएगा ना आप लोगों को। वो तो उसमें जब समायोक्ता मध्यवर्ती आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। और या तो कहो तो मैं ऐसा कर दूं कि उस पूरे टीएस में मैं पहले मार्क करके, मैं मतलब नंबर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने ये भेज दूं। करना क्या है इसमें, मुझे तो कुछ भी नहीं करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं ये मार्क करा देता हूँ, क्या दिक्कत है। अटे फटे चक देवेंगे, मार के मुक्की दब लेवेंगे। बोलो भाई, नोट कर लिया। दूसरी बात लिखिए, यदि लोन पेयर अथवा ऋणावेश, यदि लोन पेयर अथवा ऋणावेश एरोमेटिकता में सम्मिलित है, यदि लोन पेयर अथवा ऋणावेश एरोमेटिकता में सम्मिलित है, तो क्षारीयता कम हो जाएगी। तो क्षारीयता कम हो जाएगी अपेक्षाकृत यदि वे साधारण अनुनाद में सम्मिलित हैं। यदि लोन पेयर अथवा ऋणावेश एरोमेटिकता में सम्मिलित हैं तो क्षारीयता कम हो जाएगी अपेक्षाकृत यदि वे साधारण अनुनाद में सम्मिलित हैं। अब इसमें कौन सा उदाहरण लिखोगे आपको पता चल ही रहा होगा। ये वाला हट गया, अब ये वाला उदाहरण लिख दोगे। पाजी दसो, अब फिर अभी पूछता हूं क्वेश्चन, अब ये वाला उदाहरण लिख दो। मतलब क्षारीयता का मतलब ये है ना, देख, हाँ चलो ठीक है, लिख दो, फिर बोलता हूं। और तीसरा पॉइंट, स्टार बनाइए और लिखिए स्टार स्टार स्टार। किसको नींद आ रही है, दांत तोड़ दिया जाएगा। मैं 8 बजे से क्लास ले रहा हूँ, नींद कैसे आ जाएगी। अब नींद कहाँ, किसी चैन कहाँ, जानते नहीं हो मुझे तुम। नींद उद कुछ नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति तक नींद नहीं। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त विरान निबोधत, राइज अवेक एंड स्टॉप टिल द योर गोल इज रीच्ड। जब तक तुम्हारा लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए सब नींद उद सब त्याग दो। समझ गए, हम ये सोने होने वाले नहीं काम करते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, लोन पेयर अथवा ऋणावेश, लोन पेयर अथवा ऋणावेश अनुनाद में जितने प्रभावी ढंग से भाग लेंगे, लोन पेयर अथवा ऋणावेश अनुनाद में जितने प्रभावी ढंग से भाग लेंगे, लोन पेयर अथवा ऋणावेश अनुनाद में जितने प्रभावी ढंग से भाग लेंगे, क्षारीयता उतनी ही कम हो जाएगी। क्षारीयता उतनी ही कम हो जाएगी। क्षारीयता उतनी ही कम हो जाएगी। अब यहां पे प्रभावीता का दो मतलब है, एक तो प्रभावी अनुनाद हो और अप्रभावी अनुनाद हो, और एक हम ऐसा भी तो देख सकते हैं बेटा कि दोनों में जो अनुनाद की प्रकृति है वो तो समान है। जब अनुनाद की प्रकृति समान हो जाए तो अनुनाद की प्रभाविता कैसे देखते हैं,
अनुनादी संरचनाओं की संख्या से देखते हैं, बोलिएगा। जैसे 5 CS2 माइनस और 5, ये दोनों में कौन ज्यादा क्षारीय होगा? दोनों में अनुनाद की प्रकृति लगभग समान है, इसमें भी कार्बन कार्बन पे घूमेगा, इसमें भी कार्बन कार्बन पे घूमेगा। तो इसमें तो देख लो 3 3 6 और एक 7 कार्बन पे, इसमें 4 कार्बन पे घूमेगा। कहां पे आप लो निगेटिव जल्दी से पा जाओगे इलेक्ट्रॉन? हाँ, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ही हो गया। चलो, तो ये बता दिया। अब बच्चों क्या प्रश्न पूछा जाए? हाँ, तुम तो नोट करो और मैं तब तक प्रश्न लिखता हूँ, और मैं प्रश्न लिखूंगा। आज मैं प्रश्न लिखूंगा और तुम आंसर दोगे। ये हो गया जी। क्षारीयता तुलना करें। सब लोग आंसर अपना लिख लेंगे, फिर मैं एक साथ बताऊंगा, कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, दांत तोड़ दिया जाएगा। हाँ पाजी।
सर। ओ एच एंड ओ आर, जो लोग लिख रहे हैं ठीक है, बाकी जो लिख चुके हैं सॉल्व कर चुके हैं, ओ एच ओ आर में किसका प्लस आर ज़्यादा? ठीक है, ओके। एन एच टू और ओ एच में एन ओ टू का कैसा प्रभाव होता है? ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का कौन सा प्रभाव ज़्यादा? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर, मतलब वलय को निष्क्रिय बनाते कि सक्रिय बनाते हैं? लेकिन प्लस आर प्रभाव के कारण से ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक होते हैं, क्योंकि मेटा को ज़्यादा निष्क्रिय बना देते हैं, क्योंकि प्लस आर भी वहाँ कर देते हैं ना, प्लस आर वहाँ नहीं कर पाते हैं, ऑर्थो पैरा पे कर देते हैं, मेटा पे सिर्फ माइनस आई करते हैं। हाँ, उसके बाद ऋणावेशित और उदासीन किसका प्लस आर ज़्यादा? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, समतली की असमतली? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाई एनाइन, समतली की असमतली? समतली। कितने पाई बंद? 5 पाई बॉन्ड। और एजुलिन सदैव किस रूप में रहता है? द्विध्रुव रूप में रहता है। नेफ्थलीन की कौन सी संरचना ज़्यादा स्थायी होगी? हाँ, पाई बंद उभयनिष्ठ शिवा पे हो। अनुनाद ऊर्जा किसके किसके बीच का अंतर है? अनुनाद संकर तथा सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना के स्थितिज ऊर्जा का अंतर। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा और स्थायित्व में क्या संबंध होता है? ठीक है जी। अब बेटा पूछ लिया, अब तो आंसर बताऊं मैं? राहुल, यस सर। राहुल, हाँ बोलो, जल्दी से आंसर बता जाए। इसमें एक एक लोगों से डिस्कस करते चले जाए तो अच्छा रहेगा। CF3 और CCl3 माइनस में बालक बोलो, हितेश, किसकी क्षारीयता अधिक होगी? क्षारीयता अधिक मतलब लोन पेयर कौन जल्दी से दान कर पाएगा? किसको? H प्लस को। मैं अगर कहता हूं कि मैं कहता हूं अगर कि बच्चों अपनी क्षारीयता दर्शाओ, इसका मतलब तुम अपना लोन पेयर किसे दान करो? H प्लस को दान करो। मैं कहूंगा फला बहुत ज्यादा क्षारी है, इसका मतलब फला की प्रकृति H प्लस को लोन पेयर दान करने की बहुत ज्यादा है, यही मतलब है ना इसका? हाँ, चलो बोलो भाई, CF3 CCl3 में। हितेश जल्दी बोलो, नहीं तो दूसरे पास करो। CCl3। चलो महेंद्र, हैं? CCl3 माइनस। CCl3 माइनस। अच्छा मुझे बताओ, CF3 माइनस में लोन पेयर स्थिर है कि घूमी घूमी कर रहा है? हाँ। और CCl3 माइनस में बोलो भाई, सरिता, सलोनी, विक्रम, महिपाल, बोलो बोलो कौन सा? मैंने तुम्हें बताया था किसी के पास निगेटिव हो, और सुन लो हितेश, अब बगल में हो SPSiCl, इतनी ही तो बात बोली थी। और इसमें कौन सा इतना याद रखना है जैसे लग रहा है? तो P पाई D पाई हो जाएगा, ये लोन पेयर इनके पास ऐसा चला जाएगा। तो बोलो किस में P पाई D पाई हो रहा है? बोलो भाई, सब लोग बोलेंगे, ध्यान से बोलो। तो यानी इसमें ऋणावेश कितनी जगह वितरित हो जाएगा? जल्दी बोलो, कितनी जगह? जल्दी बोलो। 3 जगह। मारूंगा एक मुक्का, हैं? 4 जगह। तो इसलिए ये तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। देखो ये होगा क्या, किसी ने ऐसा लिखा है? हाँ ठीक है, दूसरा बताओ। हाँ, वंस अगेन इसमें P पाई D पाई हो जाएगा। तीसरा बताओ। पहला, क्योंकि इसमें P पाई D पाई, इसमें बोलो फर्स्ट, वंस अगेन P पाई D पाई।
वंस अगेन इधर पी पाई डी पाई, तो ये तो देख लो भाई स्थिर अनुनाद में ऐसे जान जाओगे। अब चलो बताओ सिक्स्थ में, हाँ क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, इसमें 2 पे घूम रहा है। सातवें में इसमें नेगेटिव एरोमेटिकता में सम्मिलित है, इसमें साधारण अनुनाद में। अरे तुम लोग विक्रम सरिता ये तुम लोग बताओ सही किए कि नहीं, भी बोलो। हाँ हाँ हाँ, इसमें बोलो, इसमें नेगेटिव तो क्रॉस कॉन्जू में है इसलिए दूसरा इसमें। हाँ क्योंकि ये रीढ़ घूमी घूमी की बैठा है। अब 10वें में बोलो, 10वें में। हाँ क्योंकि दूसरे में अनुनाद ज्यादा प्रभावी है, ये जान जाओगे। ठीक समझ गए बात की नहीं, बोलो बोलो पाजी। तो ये देखो क्षारीयता आप जान जाओगे पहली बात से। लेकिन बच्चों ये जो फर्स्ट और अभी मैं सेकंड भी बताऊंगा, इसके आधार पे केवल 70% क्षारीयता तुलना हो सकती है। 30% के लिए तो कुछ खास कुछ फैक्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई ऐसी क्षारीयता प्रदर्शित करेगा जो कि केबी वैल्यू पे आधारित होगा। वंस अगेन यहाँ पे मैं, चलो वो तो अभी कुछ खास कुछ फैक्ट में लिखवाऊंगा। के और अम्लीयता में क्या संबंध बताया था, के और अम्लीयता में। अब पीके और अम्लीयता में, हाँ ठीक है ठीक है। अब चलो एक और कर दो भाई, बेंजाइल अमीन, कई बार नाम से भी आता है ना, बेंजाइल अमीन और एनिलीन, इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छा, कौन सा नंबर था 7 तक बताएगा, 8वां नंबर ही ना, बोलो ना यार। अच्छा ये 11 है, अच्छा ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, 11। हाँ अभी 12 नंबर, कुछ कुछ नाम से आता ठीक ना। अब मैं यहाँ लिखूंगा एनिलीन, ऐसा। तो बेंजाइल एमाइन का मतलब होता है 5CH2NH2 और एनिलीन का मतलब आप जानते हो 5NH2। एनिलीन का मतलब आप 5NH2 जानते हो, और एथेन एमाइन मतलब CH3CH2NH2। मतलब जो एथेन एमाइन है इसे हम कहते हैं एलिफैटिक एमाइन। कौन सा बोलो सभी लोग, और जो NH2 रिंग से जुड़ा हो इसे एरोमेटिक एमाइन या एराइल एमाइन बोलते हैं। एराइल एमाइन कहूं या एरोमेटिक एमाइन कहूं एक ही बात है। तो बोलो कौन ज्यादा क्षारीय होगा, चलो दोनों में फटाफट बताते जाओ। पहले में हाँ क्योंकि यहाँ लोन पेयर स्थिर है, ठीक है। इसमें बोलो कौन होगा, हाँ तो इथेन एमाइन में तो तुम लोगों का ये बोर्ड का क्वेश्चन आता 12वीं में, एराइल एमाइन की क्षारीयता एलिफैटिक एमाइन से कम होती है, व्याख्या कीजिए। तो क्या बताओगे ये कि एराइल एमाइन में नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में सम्मिलित है, जबकि एलिफैटिक एमाइन में अनुनाद में सम्मिलित नहीं है। बोलो बोलो सही है, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी। तो ये हो गया, चलो अब दूसरी बात बच्चों बोलने जा रहा हूँ। दूसरी बात मिटा दूं, लिख रहे हो कि मिटा दूं, लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी से। ये कहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं दुष्ट, महेंद्र के घर पे। अच्छा महेंद्र गांव में है लगना, अच्छा अब नोट कर लिया बेटा, बोलो महेंद्र।
हाँ, अब बेटा इसमें दूसरी बात लिखिए। पहली बात तो होगा कितनी आसानी से लोन पेयर उपलब्ध होगा। अब दूसरी बात जो है वो है, लिखिए क्षारीयता समानुपाती, क्षारीयता समानुपाती संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व, क्षारीयता समानुपाती संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व, क्षारीयता समानुपाती संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व। संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व। अब ब्रैकेट में जो लोग संयुग्मी अम्ल नहीं जानते हैं वो लिखें एक H प्लस जोड़ने के बाद, एक H प्लस जोड़ने के बाद जो प्रजाति प्राप्त होती है उसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। ब्रैकेट में लिखना, एक H प्लस जोड़ने के बाद जो प्रजाति प्राप्त होती है उसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। ब्रैकेट में आपने लिखा एक H प्लस जोड़ने के बाद, एक H प्लस जोड़ने के बाद जो प्रजाति प्राप्त होती है उसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। लिख लिया सबने? जैसे जैसे H प्लस निकालने के बाद संयुग्मी क्षार मिलता था, H प्लस जोड़ने के बाद संयुग्मी अम्ल मिलेगा। सुनिएगा, मैं कहूंगा अमोनिया का संयुग्मी अम्ल बताओ। यस, NH4 प्लस। H2O का संयुग्मी अम्ल बताओ। H3O प्लस। CH3 माइनस का संयुग्मी अम्ल बताओ। हाँ, CH4। OH माइनस का संयुग्मी अम्ल बताओ। हाँ, तो सब लोग ये बात समझ रहे हैं ना, संयुग्मी अम्ल मतलब ये हो गया कि H प्लस जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई संयुग्मी अम्ल स्थायी होगा तो क्यों क्षारीयता अधिक होगी। तो देखना जरा, यहाँ मैं एक ऐसे यौगिक का उदाहरण बता रहा हूँ आपको जो कि बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। जितने भी नाइट्रोजन युक्त उदासीन यौगिक अब तक के ज्ञात हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है गुआनिडीन। गुआनिडीन बोलते इसे। जितने भी नाइट्रोजन युक्त उदासीन यौगिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा गुआनिडीन क्षारीय है। इसमें इसका कारण 3 नाइट्रोजन का होना नहीं, कई 4 नाइट्रोजन वाले भी इससे कम क्षारीय हैं। इतना ज़्यादा क्षारीय होने का क्या कारण है? तो इसमें कारण ये है कि जो इसका संयुग्मी अम्ल बनता है वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। संयुग्मी अम्ल स्थायी होने से क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखना जरा बच्चों, इसमें 3 नाइट्रोजन है। हितेश बोलो, कौन सा नाइट्रोजन सर्वाधिक क्षारीय है? कौन सा नाइट्रोजन सर्वाधिक क्षारीय है? अर्थात ये अनुनाद में बता चुका हूं, ये अनुनाद में बता चुका हूं मैं। अर्थात कहां से लोन पेयर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा? तो क्या देखोगे? जहां का लोन पेयर स्थिर हो। पाई बंदी परमाणुओं का युग्म इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है कि घूमी घूमी करता है? हाँ, यानी ये जो NH है, NH यहीं से उपलब्ध होगा ये लोन पेयर। ठीक है, तो ये दान करेगा। क्षारीयता प्रदर्शित करना मीन्स, मैं अगर हितेश से कहूंगा क्षारीयता प्रदर्शित करो तो वो क्या करे? वो अपना लोन पेयर दान करे। किसको? हाँ बस, ठीक है। तो गुआनिडीन को मैंने बोला क्षारीयता प्रदर्शित करो तो उसने दान किया NH से, क्योंकि ये लोन पेयर स्थिर है, बाकी का लोन पेयर ये घूमी घूमी कर रहा है। और अब यहाँ पे बनेगा CNH2 और ये क्या बना भाई? NH2 प्लस और डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे लिख दिया मैंने H, N पे कैसा प्लस। ये ब्लैक कलर का जो बॉन्ड बनाया है ये किसके इलेक्ट्रॉन से बना है? हाँ, दान किया है। और यही संयुग्मी अम्ल बना है। ये है आपका संयुग्मी अम्ल। अब मैं यहाँ पे 2 कथन बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हे बच्चों, मैं अब ऐसा बोल रहा हूँ, सुनिएगा। नहीं कट, पहले तो ऐसा बोले, 1 मिनट। 2 बातों का जवाब दीजिए।
अच्छा दाता कौन जो दान करने के बाद वापिस ले ले या वापिस ना ले? दान किया तो दान किया, और एक बात का और बात बताइए मुझे, अच्छा दाता कौन जो दान करने के बाद स्थायी हो जाए या दान करने के बाद अस्थायी हो जाए? हाँ, ये दो बातें ठीक है। अब मैं अगर बोल रहा हूं ये दान करने के बाद बहुत ज्यादा अस्थायी संयुग्मी अम्ल है, अगर ये अस्थायी है तो हितेश बताओ अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा? कोई बोलेगा नहीं भी जब तक मैं समझाऊंगा। ये अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा या नष्ट कर देगा? अगर मैं कहता हूं ये अस्थायी है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये अस्थायी है, बहुत अस्थायी, अस्तित्व को बनाए रखेगा कि नष्ट कर देगा? अस्तित्व को नष्ट कर देगा, मतलब दिया हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस ले लेगा और ये पूर्ण रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेना मतलब अच्छा दाता नहीं। लेकिन मैं अब बोल रहा हूं ये बहुत ज़्यादा स्थायी है। ये बहुत ज़्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि इसमें जो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वो बिल्कुल ही समान प्रकार की बनेंगी। 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम टू सेम। विक्रम, ये 3 समान अनुनादी संरचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। यहां पे क्यों प्लस लगा दिया दोस्त? अब ये 3 समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बना रहे हैं। ये यहाँ पे प्लस क्यों लग गया दोस्त? मैं भी 1 नंबर का हूँ, लोन पेयर होगा। हाँ ये गलत है, यहाँ पे प्लस आएगा। अब सुनना जरा, अब इसमें आप फिर ये बना दो तो क्या बन जाएगा बोलो? NH2 और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड CNH2 और ये हो गया आपका NH2। हाँ सभी लोग बोलें दुष्टूज, ये तीनों अनुनादी संरचनाएं कैसी बन रही हैं बोलो? तीनों अनुनादी संरचनाएं सब लोग देख के बोले भाई एक जैसी है कि नहीं? हाँ सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम है तो इसका मैं अनुनाद संकर जब बनाऊंगा तो अनुनाद संकर मैं कैसे बनाऊंगा बोलो? अनुनाद संकर इसका मैं यहां बनाऊं, चलेगा? यहां पे आपको दिखेगा, यहां पे अनुनाद संकर देखिएगा, यहां ये अनुनाद संकर बन रहा है CNH2, यहां भी लिख दिया NH2 और यहां भी लिख दिया NH2। और अब मुझे बताइएगा हर जगह डबल बॉन्ड आया है कि नहीं बारी बारी से? तो मैं हर जगह यहाँ पे आंशिक द्विबंध बनाऊंगा, आंशिक द्विबंध बनाऊंगा। और 1 प्लस हितेश कितनी जगह वितरित हुआ है? तो 1 के हिस्से में +1/3 +1/3 और +1/3। हाँ अब बताना भाई कैसा वितरण है ये? समान वितरण होगा तो ये स्थायी होगा कि अस्थायी होगा? तो मैं इसे लिखूंगा अत्यधिक स्थायी, अत्यधिक स्थायी। क्यों अत्यधिक स्थायी बोलो? क्योंकि अनुनाद के दौरान समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। तो अगर ये स्थायी है तो बोलो अपने अस्तित्व को क्या करेगा? बनाए रखेगा कि अस्तित्व को नष्ट कर देगा? अपने अस्तित्व को अगर बनाए रखेगा इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है वो वापस, और जो दिए हुए को वापस ना ले वही अच्छा दाता है। बोलो भाई, सब लोग बोलो नहीं यार, समझ पा रहे हो क्या? तो गुआनिडीन इतना प्रबल क्षार क्यों है? तो आप बता दोगे तो क्योंकि इसके संयुग्मी अम्ल में 3 समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। और एक चीज और, इसमें जो C डबल बॉन्ड NH है ना, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बोलो? ये C डबल बॉन्ड NH ग्रुप को हम कहते हैं
इमीनो ग्रुप, क्या बोलते हैं बोलो, इमीनो, आइमाइनो। और ये जो NH2 होता है इसको हम कौन सा ग्रुप कहते हैं बोलो, एमिनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई, एमिनो ग्रुप। ये इमीनो है, C+NH को इमीनो ग्रुप कहते हैं, और NH2 को तो एमाइन, सिंपल एमाइन ग्रुप, एमिनो। बोलो किसी बात, हाँ बेटा बोलो। अरे भाई बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखे नहीं कल जेई में भी क्वेश्चन खूब आते हैं इससे। तो हाँ, तो जेई का पेपर कल भी हुआ, आज भी हो रहा है, वो तो अभी 6 तारीख तक है, लगातार हो रहा है। हाँ, बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर जो है ना, केमिस्ट्री पेपर आसान आया था, लेकिन उसमें 2 बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर के स्ट्रक्चर पूछे थे। जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो याद होगा, ठीक है, जिसको नहीं याद होगा वो नहीं कर पाए। जैसे पिक्रिक एसिड है, तो अब पिक्रिक एसिड का अगर नहीं याद किया तो कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चल पाएगा, तुम तुलना कैसे कर पाओगे। तो वो फैक्ट टाइप 2 आया था वो, लेकिन था एनसीईआरटी से, एक भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं था, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं था। हाँ, पेपर कल देख लिया था, मेमोरी बेस्ड पेपर आता है नेट पे। तो अभी एनटीए वाले तो 6 तारीख के बाद अपलोड करेंगे ना। नोट कर लो ये भाई, तो मैं बताऊं आगे। तो सबको ये पता चला गुआनिडीन क्यों सर्वाधिक क्षारी है, बोलो भाई। हाँ, यार तो अभी ये तो पेपर आएगा पता चल जाएगा, इसमें क्या टेंशन है। इसमें नीट और एम्स का है, तो अब एम्स का थोड़ा ना चलेगा। एम्स का तो जब चलता था कि जब वो एम्स खुद कंडक्ट करता था। अब एम्स का इसमें कोई लेना ही देना नहीं है, वो तो एनटीए कराएगा, जो नीट कराता था वही कराएगा, अब एम्स भी, खत्म बात, समझे नहीं तुम। तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है ना कि पेपर कैसा होगा। पेपर अब एम्स नहीं बनाएगा, पेपर कौन बनाएगा, एनटीए। पहले एम्स बनाता था ना, एम्स का तो एम्स बनाता था ना, एम्स दिल्ली। तो वो तो टफ बनता है ना एम्स का, लेकिन अब तो एनटीए कराएगा। एनटीए करा रहा है तो फिर अपने हिसाब से कराएगा, वो तो इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो इजी मतलब देखो, जितने पेपर इजी आता है और सिलेक्शन उतना टफ हो जाता है यार। पेपर स्टैंडर्ड आता है तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अच्छे बच्चों के लिए। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। नहीं, सारे कर लेंगे तो फिर पता चला किसी का 520 है, किसी का 522 है, किसी का 690 है, किसी का 693 है, किसी का 687 है। तो सब लोग थोड़े थोड़े पे होंगे, फिर फिजिक्स के हिसाब से, फिर बायो के हिसाब से, फिर केमिस्ट्री के हिसाब से, फिर फिजिक्स के हिसाब से, फिर एज के हिसाब से, ऐसा से बहुत सारा देखना पड़ता है उन लोगों को। अब नहीं, नो फट्टेबाजी, पहले ये नोट करो। नोट कर लिए भाई। तो जहां भी गुआनिडीन टाइप का दिख जाएगा, गुआनिडीन टाइप का कहीं भी दिख जाएगा तो सर्वाधिक क्षारी। और इसकी संरचना कैसे, रुको राहुल एक मिनट, संरचना कैसे याद रखोगे तो बहुत आसान है। यूरिया जानते हो, अरे यूरिया सुना होगा यार, हो दुष्टों, NH2CONH2 नहीं जानते हो? कोई ऐसा है जिसको यूरिया का सूत्र नहीं पता है, संरचना? हितेश, अरे बोलो ना यार। NH2CONH2, बस O की जगह पे क्या लगा देना है बोलो, NH लगा देना, बाकी कुछ ना करना जी। तो गुआनिडीन की संरचना पता चल जाएगी। यूरिया में O की जगह क्या लगा देना है बोलो, NH लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है ना। NH लगा दोगे यूरिया में O की जगह तो गुआनिडीन बन जाएगा। अब जब प्रश्न आता है तो प्रश्न में गुआनिडीन कोई जरूरी ना बनाओ, गुआनिडीन जैसा देगा, मतलब उसी टाइप का देखना। मान लो ऐसा लिखा NH NH, ऐसा लिख दिया और फिर तुम्हें दे देगा, और यहां पे लिख देगा NH। अब बोलो, ये भी तो गुआनिडीन टाइप हो गया कि नहीं? बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। हाँ,
तो कई बार तुम्हें बेवकूफ बना देगा, तुम्हें कहेगा कई चार लिखे रहेंगे, फिर उसमें कहेगा सर्वाधिक क्षारीय कौन है, तो समझ लेना ग्वानिडीन जब कभी भी पूछेगा तो इस टाइप का बना के भी दे देगा, ध्यान रखना। ऐसे कई बार ग्वानिडीन का आधा दे, मतलब पूरा नहीं देगा, CONH, हालांकि ग्वानिडीन नहीं होगा ये तो, लेकिन फिर भी ऐसा दे देगा, जाओ ऐसा। तो भी इसमें दो तो समान अनुनादी संरचनाएं बनेंगी कि नहीं? हाँ, तो ये भी नोट कर लीजिए, कई बार बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की संरचनाएं दे देता है। अब मैं इस ग्वानिडीन पे आधारित मुझे लगता है कि दो प्रश्न जेई में आए हुए आपको करा दूं तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं अच्छा रहेगा। तो लेकिन दुष्ट इसमें, तो इसमें आपको अगर बेसिसिटी बतानी है तो चलो जी मैं बता देता हूं आपको। ओ दुष्टुओं, हाँ, इसमें आपको बेसिसिटी का ये ऑर्डर बताना है। प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं, एक मिनट, कहाँ गया मिटाने वाला दुष्ट? हाँ, चलिए क्वेश्चन लिखे, निम्न के क्षारीयता का क्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्न के क्षारीयता का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्न के क्षारीयता का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट इसमें लिख रहा हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। सेकेंड में लिख रहा हूं अभी तुम लिखना नहीं है, मुझे पहले लिख लें तो तब लिखना। N और ये N दिख रहा है ना तुम लोगों को साफ साफ? हाँ, ये N हो गया और ये हो गया आपका NH, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। चलो जी ठीक है। अब उसके बाद है N NH। में मुझे लग रहा है इसमें कुछ लोचा है। 15 नंबर, हाँ बोलिए। हाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
हैं? अंतर है सर, अंतर कैसे? अंतर नहीं है। डिफरेंट है। हाँ सर, सर नोट कर दिया सर। हाँ बताओ फिर। सबसे ज्यादा सर 4 का होगा। और सबसे ज़्यादा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर सर 2 सर 2, फिर सर फिर सर 2, फिर सेक फिर सर फिर थर्ड हाँ बताओ, सब लोग बताओ। सबसे ज़्यादा तो 4th हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ठीक है। ग्वानिडीन। यस 4th के बाद अब क्या देखो, इसमें तो ऑक्सीजन है, इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन पे जाएगा। इसमें अगर अनुनाद होगा भी तो लोन पेयर कहाँ पे आएगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे ही घूमेगा। इसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, देखो आप प्लस बनाए नहीं पर मैं प्लस नाइट्रोजन पे मैं 4 बॉन्ड बना के प्लस नहीं बनाऊंगा, क्या करना आप सोचो, प्लस है। हाँ सर है। यस सर तो अब 4th के बाद फिर कौन सा हो जाएगा? बोलो 2nd हो जाएगा। फिर अब इसमें बोलो, फिर थर्ड सर, फिर उसके बाद इसमें तो जो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से मिलेगा? नाइट्रोजन से मिलेगा। इसमें एक बार ऑक्सीजन भी है, तो बोलो नाइट्रोजन 3rd। और सबसे कम क्या होगा? बोलो 1st। यस सर। बोलो भाई। यस सर सही है। अब बेटा इसमें नेक्स्ट जरा आप लिखिए, इसी में एक स्टार बना के लिखिएगा। ग्वानिडीन एक प्रबल क्षार है, इसके निम्न 2 कारण हैं। ग्वानिडीन एक प्रबल क्षार है, इसके निम्न 2 कारण हैं। ग्वानिडीन एक प्रबल क्षार है, इसके निम्न 2 कारण हैं। पहला कारण लिखिएगा, सर एक मिनट सर, ग्वानिडीन एक प्रबल क्षार है, इसके निम्न 2 कारण हैं। पहला, यस सर वही। इसका संयुग्मी अम्ल अत्यधिक स्थायी है। इसका संयुग्मी अम्ल अत्यधिक स्थायी है। इसका संयुग्मी अम्ल अत्यधिक स्थायी है क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान 3 समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान 3 समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? हितेश, महेंद्र, राहुल, सलोनी, विक्रम, बोलो भाई। सर नहीं सर, लिख लिया सबने? यस सर हाँ, दूसरा लिखिएगा, क्योंकि इसमें इमीनो समूह का प्रोटोनीकरण होता है। क्योंकि इसमें इमीनो समूह का प्रोटोनीकरण होता है। यहां लिखा हुआ इमीनो समूह, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि इमीनो समूह का प्रोटोनीकरण होता है। क्योंकि आपने क्या लिखा है, वापस बोलिए। क्योंकि इसमें इमीनो नहीं, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम इमीनो समूह का प्रोटोनीकरण होता है, ऐसा लिखना। क्योंकि इसमें सर्वप्रथम इम्यूनो समूह का प्रोटोनीकरण होता है। क्योंकि इसमें सर्वप्रथम इम्यूनो समूह का प्रोटोनीकरण होता है। अब बेटा मुझे बता दो कि इसमें इम्यूनो समूह का प्रोटोनीकरण हुआ तो ये बना, और मान लो आपने ऐसा किया होता कि NH2 का प्रोटोनीकरण करा दिया होता,
तो मुझे बताओ, क्या वो जो 3 समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बन रही थी, अनुनादी संरचनाएं बनती क्या? बोलो भाई, समुद्र सिंह बोलो, क्या इसमें अनुनादी संरचनाएं बनाऊं मैं? नो सर। हैं? इसमें अनुनादी संरचनाएं तुम बनाओगे ना, इधर पाई को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो नाइट्रोजन पे कितने बंध बन जाएंगे? नहीं। तो आवेश कहाँ से वितरित करोगे तुम? तो ये लोन पेयर बनाओगे, ये लोन पेयर, और फिर ये पाई इधर होगा बस। लेकिन ये प्लस वितरित तो नहीं होगा ना। ये इस नाइट्रोजन के पास कोई बंध आ सकता है क्या? बस इतना बताओ। इस नाइट्रोजन पे 4 बंध पहले से हैं, एक बंध और लाओगे तो कितने बंध बन जाएंगे बताओ मुझे? तो इम्यूनो समूह अगर प्रोटोनीकृत नहीं हुआ होता तो आप बताओ मुझे, क्या आपको वह संयुग्मी अम्ल मिलता जिसमें 3 समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती? तो यह भी तो एक कारण हुआ कि क्योंकि इसमें इम्यूनो समूह प्रोटोनीकृत हुआ, इसी कारण से आपको ऐसा संयुग्मी अम्ल मिला जिसमें 3 समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। अरे बोलो तुम लोग, क्या तुम तो सन्नाटा आ गया क्या? तुम लोग बोल नहीं रहे हो? तुम लोग डाउट है? समुद्र सिंह बोलो, डाउट है? नहीं सर। हैं? बोलो समुद्र, तुम कहाँ गायब हो गए? कौन सर? समुद्र सिंह कहाँ गायब हो गया? लगता है सर बैट नहीं पकड़ रहा होगा। और ये महिपाल कहाँ गया दुष्ट? हाँ चलो ठीक है, एक नंबर की दुष्ट हो गए सब बच्चों, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ तो ये समझ गए, किसी को डाउट नहीं ना? बोलो अब लिखो, क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक। समुद्र सिंह, अरे ये तो गायब हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब तो लास्ट ही है। अब लिखो क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक, क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक। सर महिपाल का फोन है तो उसके कोई अर्जेंट काम है, हॉस्पिटल गया है। क्या हो गया? फिर हॉस्पिटल? कैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं सब? महिपाल का कोई काम है इसलिए वो नहीं देख पाएगा। तो अब चलो, अब तो खत्म ही हो रहा है, कोई बात नहीं। अब लिखो क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक। लिख दिया सर। तो अब उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक ब्रैकेट में -r -SC -I p पाई d पाई। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक ब्रैकेट में ये यस लिख दिया। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक क्षारीयता को घटाते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक क्षारीयता को घटाते हैं। अब बताना जरा, -r -SC किस स्थिति पे हो तो क्षारीयता ज्यादा कम हो जाएगी? हाँ तो ऐसा लिखिए, यदि -r/- SC, यदि -r/- SC ऑर्थो/पैरा स्थिति पर उपस्थित हों। हाँ लिखो जल्दी से, यदि -r/- SC ऑर्थो/पैरा स्थिति पर उपस्थित हों तो क्षारीयता में अत्यधिक कमी हो जाएगी। तो क्षारीयता में अत्यधिक कमी हो जाएगी। तो क्षारीयता में अत्यधिक कमी हो जाएगी अपेक्षाकृत। तो क्षारीयता में अत्यधिक कमी हो जाएगी अपेक्षाकृत यदि वे मेटा स्थिति पर उपस्थित हों।
तो क्षारीयता में अत्यधिक कमी हो जाएगी अपेक्षाकृत यदि वे, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो आप मुझे बताओ भाई, इसमें ये लोन पेयर इस NO2 के साथ कॉन्जो कॉन्जो खेल रहा है कि नहीं? खेल रहे हैं सर, यस सर। तो आप बताओ जी, आपको ये तो पूरा घूम रहा है इधर उधर। ये लोन पेयर क्या इस NO2 के साथ संयुग्मन में है? लोन पेयर 1 सिग्मा पाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा, क्या ये लोन पेयर इस NO2 के अंदर आ सकता है? नहीं सर, नहीं सर। तो बोलो किसकी क्षारीयता अधिक होगी? बोलो दूसरे वाले की क्षारीयता अधिक हो जाएगी। यस बोलो, किसी को डाउट है इसमें? बेटा बोल देना। विक्रम, सरितास, सलोनी, समुद्र। फोन आया सवाल। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? तो फोन थोड़ा आगे बताना। -R वाले देखो, अगर ऑर्थो पैरा पे लगा दिया जाए तो ये लोन पेयर इसके साथ क्या कर रहा है? बोलो संयुग्मन कर रहा है, संयुग्मन में है, इसलिए क्षारीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि ये लोन पेयर इस NO2 के साथ कोई संयुग्मन नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी क्षारीयता अधिक रहेगी। बस ये है। बोलो ठीक है। तो मुझे लगता है इतना ही रहने दिया जाए, तुम लोग तो फोन आ रहा है तो कभी क्या हो रहा है। तो TS आप लोग करना जरूर, इससे रिलेटेड जो भी है कवर हो चुका है तो ठीक है भाई, और मिलते हैं फिर कल। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। बाय। सो जा। क्या मेरे को नींद नहीं आ रही होगी।